Adjustment number 3. RI has acquired past paper question 5 IS 38. RI has acquired a brand at a cost of rupees 2 million. जी भाई अंडरलाइन करें acquired. आप बता दें खरीदा हुआ ब्रांड जो है वो इंटेंजिबल होता है या नहीं होता? इंटेंजिबल होता है. खुद बनाया हुआ ब्रांड, मैस्टेड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट और गुडविल इंटेंजिबल नहीं होते. खरीदे हुए ब्रांड, मैस्टेड, कस्टमर लिस्ट और पब्लिशिंग टाइटल और गुडविल इंटेंजिबल होते हैं. RI has acquired a brand at a cost of rupees 2 million. RI ने 2 मिलियन का ब्रांड खरीदा है. The cost was incurred in the month of June 2011. हमारे साल. The cost was incurred in the month of June 2011. The life of the brand is expected to be 10 years. Currently there is no active market for this brand. इस ब्रांड के लिए कोई मार्केट नहीं है जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बिकें. कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है. However, RI is planning to launch an aggressive marketing campaign for this in February 12. हम February 12 में इसकी मार्केटिंग कैंपेन चलाने का सोच रहे हैं. हमारे साल नहीं, अगले साल इसकी मार्केटिंग कैंपेन बनाने का चलाने का सोच रहे हैं. किताब लेके आओ मेरी. अच्छा जी, अब आप वो नोट्स खोल लें जो आपको लेक्चर 3 के अंदर दिए थे जिसमें लिखने का तरीका सिखाया गया था. जी, इसमें पहली तो बात ये बतानी थी कि ये इंटेंजिबल भी है या नहीं. पहली बात ये बतानी थी. जिसको रिकॉग्निशन, नोट्स लीजिए, जिसको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कहते हैं. तो पढ़ें, लिखें कि इंटेंजिबल. सबसे पहले ये बहस किया करेंगे कि ब्रांड इंटेंजिबल भी है या नहीं. तो लिखें IS 38 allow recognition of asset. IS 38 allow recognition of asset if it fulfill following conditions. अब छोटा सा करके. Number 1, probable that future benefit will flow if it fulfill following conditions. Probable that future benefit will flow. And number 2, cost can be measured reliably. आगे सिंस, नीचे देखें आगे नोट्स में क्या लिखा हुआ है. ये उधर करें. सिंस, नीचे देखें नोट्स में क्या लिखा हुआ है. सिंस, उंगली रखें सिंस पे. सिंस ब्रांड लेक्चर 3. सिंस ब्रांड internally generated by organization, acquired. Since brand acquired by organization meet the above conditions. Since brand acquired by organization meet above condition, so it is intangible. अच्छा भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है. ये आपने हर सवाल में लिखनी होती है. क्या ये इंटेंजिबल भी है या नहीं? अगर 2 क्राइटेरिया पूरा कर दे तो ये इंटेंजिबल है. इसकी कॉस्ट पता चल सकती है और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना है. ये सवाल ऐसा नहीं है कि इस पर हम पॉइंट 2 लिखें. पॉइंट 2 है इनिशियल मेजरमेंट. इनिशियल मेजरमेंट की डिस्कशन शायद आप इसी क्वेश्चन के पॉइंट 1 में अगर कर दें वो तो मुनासिब है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्ट दी हुई है. कौन सी कैपिटलाइज करनी है, कौन सी एक्सपेंस आउट करनी है, वो मुनासिब है. लेकिन मेरे ख्याल से इस सवाल के अंदर इनिशियल मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन की जरूरत नहीं है. हाँ, एक लफ्ज जरूरी है, वो बस पहली लाइन है
इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट, ये लिख लें, इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। इसको इनिशियली कॉस्ट पे मेजर होना चाहिए, बस आगे आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आगे खर्चे हैं ही नहीं जिनको ऐड या इग्नोर करना मकसूद हो। आगे अब देखें, सवाल कितने नंबर नहीं है इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, बस इट्स एनफ। आगे फाइनाइट लाइफ है, वो बता दें फाइनाइट लाइफ है या इनडेफिनेट लाइफ है? फाइनाइट लाइफ है। अच्छा, फाइनाइट लाइफ में ये बहस तो नहीं करनी पड़ेगी कि लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ डिफरेंट है तो दोनों में से लोअर ले लें, नहीं, ये बहस भी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज सवाल के अंदर सिर्फ फाइनाइट लाइफ गिवन है, बस एक ही लाइफ गिवन है, उसी पे गुजारा चला दें। अब पहली लाइन लिख के काम चल जाएगा, क्या? सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ 10 years देयरफॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ रुपीज इतने शुड बी रिकॉर्डेड, बस खत्म। चलें लिखें, सिंस द प्रोडक्ट, अच्छा वो इनिशियल रिकॉग्निशन में आपने ना ये ऐड कर दीजिएगा, वो इनिशियल मेजरमेंट में इट शुड इनिशियल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट ऑफ ₹2 million, ये जो भी लफ्ज लिखवाया आपको, इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट, अपने नोट्स में आके अपने जहां लिख रहे हैं आप अपने रजिस्टर पे, इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹2 million। ओके, नेक्स्ट, since product has a finite life of 10 years, since product has a finite life of 10 years, therefore amortization amounting to rupees 2 divided by 10 into 7 by 12, 2 divided by 10 into 7 by 12, जून में खरीदा ना, therefore amortization of rupees 2 divided by 10 into 7 by 12, कितना आ गया? 0.12, should be recorded in SOCI, should be recorded in SOCI। इसको SOCI में रिकॉर्ड कर दें। नेक्स्ट, जी रिमोट, नीचे मेजरमेंट मॉडल है, तो भाई इस इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट है? करंटली देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड, इस ब्रांड की एक्टिव मार्केट नहीं है, तो इसको रिवैल्यू करना चाहिए? नहीं, हमने कहा था रिवैल्यू करने के लिए क्या चीज शर्त है? एक्टिव मार्केट होनी चाहिए, इसकी एक्टिव मार्केट है तो फिर इंटेंजिबल को किस पे रखें? कॉस्ट पे रखें, लिख लें, इट विल बी kept at cost model। अच्छा, अब मैंने इस सवाल को जवाब को बड़ा छोटा छोटा लिखवाया है बिकॉज इस सवाल में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल के जो नंबर हैं वो काफ़ी कम हैं, 11 मार्क्स टोटल हैं, तो 2-2 3-3 मार्क्स हर स्टेप के हैं। एक सवाल है जिसमें हम डिटेल से भी बात करेंगे क्योंकि उसमें सवाल में नंबर उसके ज़्यादा हैं। जी, फाइव के वन में आपको उम्मीद है कोई इशू नहीं आया होगा। कितने लोगों ने किया था 5 का 1? हाथ खड़ा करें। हफ्ते को तो कर लेना था, कितने लोग आज कर लेंगे 5 का 1? तो ठीक है, फिर डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मेन क्वेश्चन निकालने आज जो है क्वेश्चन 4 पेज 207। बाकी जिंदगी में प्लस माइनस चलते रहते हैं, जिंदगी नशेब व फराज का नाम है, परेशान नहीं होना, कभी नशेब आएगा कभी फराज आएगा। पेज 207, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ।
क्वेश्चन नंबर 4B। 4B के नीचे जगह खाली है। ये कॉन्सेप्ट है बॉट R&D। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीद ली। एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीदना। मिसाल के तौर पे गोरमे वालों ने हनी पिज़्ज़ा बनाने की रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू की हुई थी। एक स्टेज पे जाके रिसर्च भी हो चुकी थी, डेवलपमेंट भी हो चुकी थी। डेवलपमेंट मुकम्मल होने वाली थी कि गोरमे वालों ने इस प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब गोरमे वालों ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया तो फिर टेकअप किया इसको केक्स एंड बेक्स वालों ने। उन्होंने कहा भाई आप अभी तक वाला काम हमें बेच दें, जितना काम आपने किया है डॉक्यूमेंट्स ही होंगे, वही बेचे जाएंगे, और क्या चीज़ बेची जानी है। तो जितना होमवर्क, जितना काम किया हुआ था उन्होंने उसको बेच दिया। नाउ द बायर इज केक्स एंड बेक्स। केक्स एंड बेक्स इस R&D को इंटरनली जनरेटेड नहीं कहेगा। केक्स एंड बेक्स कहेगा आई हैव परचेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर असूल ये होगा कि अगर हम R&D परचेज करेंगे तो ये बस ठीक है, आप जाएं नोट्स रख के, आप वो काम करो, जो गाड़ी में से वो निकाल लो सारी फाइल्स। और तो R&D बॉट की है, R&D परचेज की है, तो इसको कैपिटलाइज किया जाएगा। यहां रिसर्च भी कैपिटलाइज की जाएगी। अब वो परेशान करने के लिए परचेज R&D में R को अलग देता है, D को अलग देता है, दोनों की फिगर अलग देता है, लेकिन दोनों के ब्रेकअप की हमें जरूरत नहीं है। पूरा R&D कैपिटलाइज किया जाएगा। लेकिन अगला मसला ये है कि आप उस R&D पे आगे क्या शुरू करते हैं। आप अगर उस R&D पे आगे डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं अच्छी वाली, वो कैपिटलाइज होगा। आप उस R&D पे दोबारा थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो वो आप वाली रिसर्च एक्सपेंस में ही जाएगी और आप वाली डेवलपमेंट एसेट बनेगी। पेज 207.B क्वेश्चन 4। तो आप लिख लें परचेज्ड R&D इज एन इंटेंजिबल, यानी R भी इंटेंजिबल है। यहां और 1 जनवरी 2012 मैचलेस, इसका कोई मैच नहीं है दुनिया में, मैचलेस एंटरप्राइज लिमिटेड एक्वायर्ड, यहां से पता चला, बस ये मेन लाइन थी सवाल की। एक्वायर्ड रिसर्च डाटा अलॉन्ग विद पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट डिजाइन, वो इंटेंजिबल का नाम हो जाएगा डिजाइन, फ्रॉम अ कंपनी फॉर ₹2 million, रिसर्च इज 0.5 million एंड डेवलपमेंट इज 1.5 million। ये ब्रैकेट वाली बात को अगर आपका दिल चाहा तो आप काट भी सकते हैं, क्योंकि हमें इससे कंसर्न नहीं है कि एक्वायर्ड में कितनी रिसर्च है और कितनी डेवलपमेंट है। आपको बर्गर खाने से कंसर्न है, ये नहीं कि उसमें कितना कबाब डला है, कितनी केचप डली है। अब खोल के चेक कर रहे हो, दुकानदार कहेगा क्या हो गया भाई, खाना ही नहीं था, लेना ही नहीं था यहाँ से, तो छोड़े परे। बस आपने खरीद ली चीज, उसमें जितनी रिसर्च है, जितनी डेवलपमेंट है, आपको उससे कंसर्न नहीं, आप बस खाएं आराम से। ओके, 1 जनवरी 12 को भाई क्या एंट्री होगी, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, या इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट, जैसे भी आप मुनासिब समझें। 1 जनवरी 12। अगर इस साल इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया तो इस एंट्री में भी इंटेंजिबल का लफ्ज यूज कर दीजिएगा अपनी आसानी के लिए। अगर इस साल इंटेंजिबल मुकम्मल ना हुआ तो फिर बेशक जहां जहां इंटेंजिबल का लफ्ज आ रहा हुआ वहां वहां डैश आगे WIP वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज जो है वो लिख दीजिएगा। ओके, ब्लैक मार्कर मंगवा दें, अच्छा पड़ा हुआ है। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट जी, अमाउंट 2 million। तो नरेशन भी इसकी देंगे आप पेपर में, रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, जनरल एंट्रीज मांगी हुई है। हाँ, द प्रोडक्ट डिजाइन वाज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन 1 नवंबर 12।
अच्छा मुझे बताएं कि प्रोडक्ट डिजाइन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1 नवंबर 12 को दे दिया है, तो 1 जनवरी 12 से 1 नवंबर 12 तक हम क्या झक मारते रहे होंगे? एक सवाल है ना। यानी ये देखें हुआ क्या होगा, 1 जनवरी 12 को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, बिकॉज सवाल कह रहे हैं वो पार्शली डेवलप्ड है। हाँ आगे ना पढ़ें, बस इतनी सी बात पढ़ के एकदम जहन में सवाल आया कि 1 जनवरी को खरीदा एक प्रोजेक्ट, 1 नवंबर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा कि चलो जी चीजें बनाना शुरू करो, तो फिर नवंबर तक क्या होती रही होगी? खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे होंगे। ठीक है, सवाल में अगर एक लाइन आ जाती तो सवाल बहुत अच्छा हो जाता कि इस लाइन से पहले एक लाइन आती कि ऑन 1 जनवरी 12 द प्रोजेक्ट वॉज हैंडेड ओवर टू R&D आफ्टर परचेज। जब परचेज किया, परचेज करने के बाद R&D को हैंड ओवर किया, असल में ये हुआ होगा। और उसके बाद किसको हैंड ओवर किया होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो जगह खाली है पहले पैरे के आगे, यहां लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए, पहले पैरे के आगे जगह खाली है 1.5 मिलियन के लफ्ज के आगे। ऑन 1 जनवरी 12 इट इज प्रोबेबली हैंडेड ओवर टू, नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये गलत बोल रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 12 इट इज प्रोबेबली हैंडेड ओवर टू R&D डिपार्टमेंट। हमने अपने R&D डिपार्टमेंट को दे दिया होगा भाई ये पार्शली डेवलप है, इसको जरा मुकम्मल डेवलप करो। और फिर हमारे R&D डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कब दे दिया? 1 नवंबर 12। सबसे और ये जो मैंने सारी बात आपसे की है ये आगे भी लिख रहा है, सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन। सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन का मतलब बनेगा इंग्लिश जबान में आफ्टर 1 जनवरी 12, ये मतलब बनेगा ना सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन, खरीदने के बाद। खरीदा तो 1 जनवरी को। Subsequent to acquisition, after 1 January 12, MEL incurred 0.7 on research and 2.5 million on development of product। जी भाई, इसमें से कितना एक्सपेंस में जाएगा और कितना कैपिटलाइज होगा? It is expected that this product design would provide economic benefit for next finite life, indefinite life। सेकेंड क्वेश्चन, फाइनाइट लाइफ वालों को जो है वो अमोर्टाइज और इम्पेयर दोनों करते हैं या सिर्फ अमोर्टाइज करते हैं? वो सफ़ा भूल गया आप, वो सफ़ा याद कराता हूँ, हैंड रिटन पेज नंबर दिया था, छोड़े पर क्या वो याद होगा आप। परचेज्ड गुडविल, इंटेंजिबल हैविंग इनडेफिनेट लाइफ, और तीसरा डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस। इन तीनों को अमोर्टाइज नहीं करते, इम्पेयरमेंट टेस्ट से मस्ट गुजारना है। ये हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 2। अच्छा, कितनों को अमोर्टाइज नहीं करना? इंटरनली परचेज गुडविल, डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस और इंटेंजिबल हैविंग इनडेफिनिट लाइफ। इन तीनों को अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल मस्ट गुजारना है। यही बात वो जो लेक्चर 3 में एक सफा दिया था ना कि लिखना कैसे है, वहां भी समझाई हुई है, जो भी खुला था आपने। सेकेंडली, इनके अलावा जितने भी इंटेंजिबल्स हैं उनको आपने अमोर्टाइज करना है और उनको इंपेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ गुजारना है जब कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिकेटर हो, यानी कोई मार्केट का थ्रेट क्रिएट हो जाए या अपनी मैनेजमेंट का कोई मसला हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप उसको गुजारेंगे। अब मुझे बता दें, क्या ये ब्रांड अभी अंडर प्रोग्रेस है, बन गए या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया है? क्या ये गुडविल है? नहीं नहीं नहीं। क्या इसकी लाइफ मिसिंग है? नहीं 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 नहीं। तो इसका मतलब है ये अदर्स की कैटेगरी में फॉल करेगा, तो इसको अमोर्टाइज करेंगे। इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल में कुछ ऐसी इंडिकेशन नहीं दी हुई कि कोई मसला है। अच्छा, इंटेंजिबल्स में सवाल जो है ना 3 किस्म के आते हैं। एक तो ये आता है नोट बना दें, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था, जो जरा आए थे। एक ये आता है जनरल एंट्रीज कर दें। एक तीसरा सवाल आता है एक्सप्लेन कर दें। तो ये 3 किस्म
आ रहे हैं, या नोट बना दें, ये जनरल एंट्रीज कर दें या एक्सप्लेन कर दें। ओके, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। जनरल एंट्रीज करनी थी हमने। 1 नवंबर को भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया है, तो इस अरसे में कितना खर्चा आया है 1 जनवरी से 1 नवंबर तक? रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे 2.5 और कैश 3.2। जी, इसको कहां डालें? एक्सपेंस, रिसर्च एक्सपेंस, इसको कैपिटलाइज। क्लियर? अच्छा जी, तो इट इज नॉट वर्क इन प्रोग्रेस नाउ, इट इज कंप्लीट, ये मुकम्मल है। कितने में पड़ा? 4.5 में पड़ा, 4.5 में। अब इसको अमोर्टाइज करें। अमोर्टाइजेशन डेबिट, accumulated amortization credit। 2 plus 2.5 is equal to 4.5 divided by into 2/12 नवंबर दिसंबर 0.15। सॉरी, और भाई हैप्पी हैप्पी माशाल्लाह। आप कहाँ से सैटरडे को? हाँ जी, आप कहाँ हैं? घर ये बहावलपुर है, 6-7 घंटे का फासला है। सैटरडे को चले जाते। ये तो आपकी कुर्बानी है ना सीए के लिए, रात 12 बजे बैठे सुबह। अच्छा जी, फजर के लिए गाड़ी रोकी थी उन्होंने, नींद लाके भी पढ़ते थे, आधा घंटा था। अच्छा जी, पढ़े आगे। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, बस वाले से पहले ही बात किया करें। रास्ते में तुमने नमाज के लिए रोकनी है तो मैं बैठूंगा, वरना और बड़े सप्लायर हैं, दूसरी गाड़ी पे जाऊंगा मैं। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। इट्स ओवर। अगर सवाल में नोट मांगा जाता है इंटेंजिबल का, तो नोट में कॉस्ट कितनी जानी थी? एडिशंस के नाम से, एडिशंस के नाम से बता देना। नोट में क्या जाना था? एडिशंस जानी थी और अमोर्टाइजेशन जानी थी। नोट में 2 चीजें जाती हैं, एसेट अकाउंट और अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट, ये 2 चीजें जाती हैं ना। तो ये एसेट अकाउंट में एडिशंस जानी थी और ये अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन के नाम से ब्रॉट डाउन 0 आ जाना था डेप्रिसिएशन का। इस साल की डेप्रिसिएशन आ जानी थी 0.15। ओके, ये नोट में जाना था। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। और 1 जनवरी 2012 बेहतरीन खुराक लिमिटेड एक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग राइट्स। जी, मैन्युफैक्चरिंग राइट क्या है? ये लैंड है, ये बिल्डिंग है, ये टेंजिबल है? नो नो नो, कोई चीज बनाने का हक। तो क्या होगा भाई, ये टेंजिबल है इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल है। क्वेश्चन 4 का ये इसी सफे पे। ऑन 1 जनवरी 12 टॉप फूड्स लिमिटेड acquired manufacturing rights of an assorted range, different range of juices and ice cream from a well-known multinational company for 50 million। भाई हमने कोई चीज बनाने का हक खरीद लिया है किसी वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी से। अब वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी आम तौर पे तो हमें अपनी जैसी चीज बनाने का हक देती नहीं,
लेकिन पता नहीं हमने कैसे उसे कन्विंस कर लिया है और मल्टीनेशनल वेल नोन कंपनी से उस जैसी चीज बनाने का हक खरीद लिया हमने 50 मिलियन का। फॉलोइंग आर द रेलिवेंट क्लासेस ऑफ एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द टू कंपनीज। द एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर 5 years। हमारे पास ये हक 5 साल के लिए एंड इज रिन्यूएबल फॉर अनदर 5 years एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ एट अ नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल प्राइस का मतलब होता है ना होने के बराबर पैसे देके रिन्यू हो सकता है। द मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी सबलेट। बस छोड़ दें इसको, अगली बात। अच्छा, यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, लीगल लाइफ ही दी हुई है, क्योंकि इसमें शायद यूजफुल लाइफ रेलिवेंट नहीं थी। किसी से खरीदा है कुछ अरसे के लिए, क्या करें? 5 + 0 5 ले लें लीगल लाइफ। क्लासिक ली हुई आपने जी। रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ में कब कंसिडर करते हैं? जब रिन्यूअल सस्ती हो, बस सादा सी बात है। रिन्यूअल पीरियड की लाइफ को आप ओरिजिनल लाइफ में कब जमा करते हैं? ओरिजिनल लीगल लाइफ में कब जमा करते हैं? जब रिन्यूअल सस्ती हो। बताएं, रिन्यूअल सस्ती है महंगी है? अगर रिन्यूअल सस्ती है तो फिर इसका मतलब है लीगल लाइफ इस सवाल में कितने साल ली जाएगी? 10 साल। और इसको फिर यूजफुल लाइफ का डाटा नहीं दिया हुआ, उससे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शायद किसी से चीज खरीदी है, उसने कहा 5 साल के लिए ले लो और थोड़े से पैसे देके 5 साल के लिए और ले लेना, तो थोड़े से पैसे देके फिर ले लेंगे, कोई मसला नहीं, क्या हुआ, पैसे आनी जानी चीज है। तो इसका मतलब है रिन्यूअल सस्ती होगी। नॉमिनल प्राइस का मतलब लिख लें, प्रोबेबली, ऐसे समझने के लिए, प्रोबेबली ₹1 million और 2 million। 50 के मुकाबले में, 50 ऊपर पड़ा हुआ है, 50 के मुकाबले में 1 और 2 million क्या है? कुछ भी नहीं है। उधर 50 बंदे खड़े हुए, इधर एक बंदा खड़ा हो, एक नहीं भाग जाने। ओके, अगली बात नहीं पढ़नी आपने, आफ्टर इरेक्शन ऑफ इट्स प्लांट, ये आखिरी पैरा नहीं पढ़ना। अभी ये सवाल 8 नंबर का है और इसमें 2 चीजें मांगी हैं, एक्सप्लेन विद रीजंस। हाउ टू एक्सप्लेन सवाल है, जनरल एंट्रीज नहीं है। हाउ TFL शुड हैव अकाउंटेड फॉर द अबव पेमेंट ऑन यकम जनवरी को इस पेमेंट को कैसे अकाउंट फॉर करें एंड ऑन 31 दिसंबर। अब अगर आप मुझे बता दें ये सफा खोल के कि यकम जनवरी की डिस्कशन कहां है और 31 दिसंबर की डिस्कशन कहां है। ये सफा खोल के मुझे बता दें यकम जनवरी की डिस्कशन कहां है और 31 दिसंबर की डिस्कशन कहां है। हैंडेड नोट्स नहीं, लेक्चर 3 के अंदर जो पहला सफा है जी, बोलें। इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं मैं सफे पे, इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन। जी बोलें, इसमें कौन कौन सा पॉइंट यकम जनवरी वाले में डिस्कस होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट, ये यकम जनवरी में डिस्कस हो जाएगा। और सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन कहां डिस्कस हो जाएगा? 31 दिसंबर वाले में। अच्छा, अब अगर मैं लेक्चर 3 के इस सफे को आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर समराइज करूं हमारे सवाल के एतबार से, तो यकम जनवरी को हमने 2 डिस्कशंस करनी है। क्या ये इंटेंजिबल इस काबिल भी है कि इसको रिकॉर्ड करें या ना करें? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या ये इंटेंजिबल अगर है, अगर साबित हो गया है, तो फिर कितनी अमाउंट पे बैलेंस शीट में नजर आना है? इनिशियल मैयर अगर खरीदते ही बैलेंस शीट बने कितने पे नजर आएगा? बहरहाल ईयर एंड पे तो अमोर्टाइज करने के बाद नजर आएगा। ये इनिशियल मेजरमेंट है, खरीदते ही इनिशियल मेजरमेंट शैल बी। इसमें क्या डिस्कशन होती है? इसकी डिस्कशन ज़बानी सुने। इनिशियल रिकॉग्निशन, an intangible shall be initially recognized if it fulfills the 2 conditions. It is probable that future economic benefit will flow and cost can be measured reliably.
इट विल इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर करने का कोई तसव्वुर नहीं है। इट शैल इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट and costs comprise development cost, trial and cost, testing cost, professional fees, consultancy fees, and initial measurement do not include research, training, advertisement expense, and depreciation on research phase if another asset is used in production of this asset। ये थोड़ी सी डिस्कशन इनिशियल मेजरमेंट में होती है। और 31 दिसंबर पे क्या डिस्कशन होती है? 31 दिसंबर पे भाई दो डिस्कशंस होती हैं। एक तो डिस्कशन होती है अमोर्टाइजेशन के बारे में या नहीं और इंपेयरमेंट के बारे में, और फिर अगली डिस्कशन होती है मॉडल्स। भाई मॉडल्स में हमारी चॉइस है, हम कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रख सकते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल पे चीज आएगी तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे चीज आएगी तो मार्केट वैल्यू माइनस अक्यूमुलेटेड एप्सियन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अमोर्टाइजेशन में आगे दो हैं ऑप्शंस, या तो फाइनाइट लाइफ वाला है या इनडेफिनेट लाइफ वाला है, या फाइनाइट लाइफ वाला है या इनडेफिनेट लाइफ वाला है। ये पूरा इसी सफे को मैंने ऐसे ही तरह डिसीजन ट्रीज की फॉर्म में बना दिया। तो जो फाइनाइट लाइफ वाला है उसको अमोर्टाइज करेंगे लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से परफॉर्म नहीं करेंगे अनलेस के कोई इंडिकेटर हो, और जो इनडेफिनेट लाइफ वाला है उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे, हाँ उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से जरूर गुजारेंगे। तो ये सारी डिस्कशन अब हम करना शुरू करते हैं इस सवाल के ऊपर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आपको इसको डिक्टेट नहीं करवाऊंगा, इट विल टेक टू मच टाइम। हम अपना टाइम सेव करते हैं, आगे सिलेबस में बहुत चीज़ें हैं अभी। तो आज वेबसाइट कॉस्ट भी शुरू करना है, इसको मैं आपको भी डिक्टेट नहीं करवा रहा, सफ़ा सामने रखें तो सवाल से लिंक करके इसको करते जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कल आपको ये टाइप करवा के जो है वो दे दूँ जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। चलें जी, सफ़े को सामने रखें और साथ साथ किताब। IS 38 अलाउज द, अब इसमें ना 8 नंबर हैं, फिर सही दिल से लिखना है, आज वाले सफ़े कोई नहीं बांटेंगे अभी। IS 38 अलाउज द रिकॉग्निशन ऑफ एन, कर सकते हैं आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, लेकिन मैं बताया था आई कैप अपने सॉल्यूशंस में ये बात नहीं लिखला। इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस, इट इज प्रोबेबल दैट एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेड लायबली। सिंस, हम आगे लिख के आएंगे, सिंस मैन्युफैक्चरिंग राइट्स एक्वायर्ड, सफे की तरफ देखते रहे, सिंस मैन्युफैक्चरिंग राइट्स एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मीट द अबव कंडीशंस, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये पूरी बात लिखेंगे, प्लीज इंटरेस्ट लें। Cost to be capitalized, it should initially be measured at its cost, which in this case is rupees 50 million। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी गलती से समझते हैं कि भाई हमने यकम जनवरी 12 को खरीदा है तो फर्ज करें रिन्यूअल 1 मिलियन की है, लिखा हुआ नीचे आपने 1 या 2 मिलियन मिसाल के तौर पे, फर्ज करें रिन्यूअल 1 मिलियन की है। कुछ ये समझते हैं पहले दिन से ही 51 मिलियन पे रिकॉर्ड करना है। नो, इट इज रॉन्ग। पहले दिन आपने 50 मिलियन पे रिकॉर्ड करना है और 5 साल वेट करना है। जब रिन्यू कराएंगे फिर 1 मिलियन को एसेट की कॉस्ट में फर्दर ऐड कर दीजिएगा, अब भी 1 मिलियन को ऐड नहीं करना। हाँ, वो 1 मिलियन इसलिए दिया हुआ था कि लाइफ 5 लें या 10 लें, उस 1 मिलियन की बुनियाद पे लाइफ 10 साल लेनी है। 1 मिलियन कहां है, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया जो सवाल में बोला है। तो भाई मुझे बताएं, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगी या कॉस्ट प्लस रिन्यूअल कॉस्ट? कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट शैल बी एट कॉस्ट, वो जो आपने पे की है, कॉस्ट आपको पता है पे की जाती है। इनिशियल मेजरमेंट में मिनिमल अमाउंट को ऐड नहीं करना जो 5 साल बाद वाली है।
इनिशियली आपने उसी पे मेजर करना है जो 5 साल के लिए दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अमोर्टाइज 10 साल पे कर लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि रिन्यूअल बहुत सस्ती है। तो हकीकत यह है कि हम 10 साल के लिए ही ले रहे हैं। ओके, इट शुड इनिशियली बी मेरिट कॉस्ट विच इन दिस, आगे सवाल से लिंक करेंगे, विच इन दिस केस, बल्कि जरा बेहतर होगा अगर आप लिख दें विच इन दिस केस इज द परचेज प्राइस पेड टू मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ ₹50 मिलियन। तो सबसे बेहतरीन चीज है कॉस्ट जो अवेलेबल है सवाल में। आगे इसमें ये बहस की जरूरत नहीं कि कौन सी चीजें एसेट बनेंगी, कौन सी चीजें एक्सपेंस में जाएंगी, क्योंकि ऐसा डाटा सवाल में दिया ही नहीं हुआ। तो इनिशियल रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, ये पूरी होगी। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कशन सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट टू। जी, फाइनाइट लाइफ पे उंगली रखेंगे, इनडेफिनेट लाइफ पे? फाइनाइट लाइफ पे। जी, अब अगली डिस्कशन मैंने आपसे करनी है अमोर्टाइजेशन की, जिसको अच्छा ये डिस्कशन जो मैंने अभी किया ये कहाँ लिख के आएंगे? रिक्वायरमेंट में पॉइंट 1 में 1 जनवरी 12 में, ये 1 जनवरी 12 में लिख के आनी है। अब कौन सी डिस्कशन शुरू होगी? 31 दिसंबर 2012 वाली। उसके लिए एक लाइन लिखी हुई है इसने अजीब सी नीचे, वो जरा पढ़ें और समझिएगा। आफ्टर रिडक्शन ऑफ इट्स प्लांट FTL started manufacturing of products on 1 जुलाई 12। बस आगे भी ना पढ़े अभी। जी, इंटेंजिबल परचेज करने की तारीख बताएं। इंटेंजिबल परचेज करने की तारीख बताएं। 1 जनवरी 12। नेक्स्ट, इंटेंजिबल परचेज करने के बाद लीगल लाइफ बताएं। क्या डिसाइड हुई है, 5 या 10? 10 साल। अच्छा, अब आप मुझे, अगर आपने मुझे ये डेट ऑफ परचेज बता दी है तो मुझे एक्सपायरी बताएं कब होगी। यानी कि उन्होंने 10 साल के लिए दिया है मैन्युफैक्चरिंग राइट, 10 साल के बाद ये राइट एक्सपायर हो जाएगा। 10 साल के बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी कहेगी ओ भाई 10 साल पूरे हो गए, आज के बाद मैन्युफैक्चरिंग की हमारे नाम पे, तो देखना क्या करेंगे तुम्हारे साथ। जी, एक्सपायर कब होगा? 1 जनवरी 22 को। 1 जनवरी 22 को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस इंटेंजिबल से हमने क्या बनानी थी? ये बना बनाया इंटेंजिबल था, परचेज्ड। तो हमें तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए थी, हमें तो 1 जनवरी से ही इंटेंजिबल से चीजें बनाने लग जानी चाहिए थी। अब क्या किया? एक्सपायरी 1 जनवरी 22 को जानी है। हमने क्या किया? हमने प्लांट आने का वेट किया। प्लांट इंस्टॉल कब हुआ? आफ्टर रिडक्शन ऑफ प्लांट वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑन 1 जुलाई 12। तो प्लांट इंस्टॉल करके चीजें बनना शुरू कराएंगे या प्लांट इंस्टॉल किए बगैर? प्लांट इंस्टॉल करके। तो प्लांट इंस्टॉल कब हुआ? 1/7/12। कितने महीने बाद हुआ इंटेंजिबल खरीदने के? उस वक्त रिमेनिंग लाइफ कितने साल रह गई हुई थी? 9.5 साल। 9.5 साल रह गई हुई थी। अब भाई इसमें थोड़ा सा ना इख्तलाफ राय है, इसमें 2 राय हैं, इसमें 2 राय हैं। एक राय यह है कि आप इंटेंजिबल को तब से अमोर्टाइज करें जब से वो अवेलेबल फॉर यूज है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अवेलेबल फॉर यूज कब से है, तो यू विल से 1 जनवरी 12। दूसरी राय यह है कि इंटेंजिबल को, अटेंटिव रहें, दूसरी राय यह है कि इंटेंजिबल को तब से अमोर्टाइज करना शुरू करें जब से हमने फिजिकल उसका यूज शुरू किया। और फिजिकल उसका यूज कब से शुरू किया? 1 जुलाई 12। तो व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, बट व्हेन वी स्टार्टेड यूज 1/7/12। अच्छा, मजे की बात है, ये टेंजिबल्स जैसा भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इसको मैं 1/7/12 से अमोर्टाइज करूंगा, फिर इसकी लाइफ 10 नहीं होगी, फिर आप मजबूरन इसकी लाइफ भी आपको 9.5 साल लेनी पड़ेगी। अब इसमें भाई 2 राय हैं। एक राय तो यही है कि आप इंटेंजिबल को 10 साल पे अमोर्टाइज कर दें और इस साल पूरा साल अमोर्टाइज करें, क्योंकि इस साल पहले 6 महीने यूज नहीं हुआ,
आखिरी 6 महीने यूज हुआ है लेकिन पूरा साल अवेलेबल फॉर यूज था, इसलिए उसको 10 साल इसकी लाइफ लें और इसको पूरे साल पे अमोर्टाइज कर दें। दूसरी राय इसमें यह है जो आईकैप ने अपने सोल्यूशन में अडॉप्ट की है, वो ये कि आप इसको अवेलेबल फॉर यूज के एतबार से ना देखें, बल्कि आप इसको देखें जब आपने इसको फिजिकली यूज करना शुरू किया। फिजिकली आपने कब यूज करना शुरू किया? डेट इज 1 जुलाई 12, आपने इसको 1 जुलाई 12 से यूज करना शुरू किया। अब आईकैप ने इस राय को क्यों लिया है? स्टैंडर्ड में वैसे वाज़ेह तौर पे लफ्ज लिखा हुआ है, आपने इंटेंजिबल को तब से अमोर्टाइज करना है व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, और वो अवेलेबल आपको बता दिया 1 जनवरी से हो गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड में यही अल्फाज लिखे हैं, व्हेन इट इज अवेलेबल, बस इतनी सी गाइडेंस दी हुई है स्टैंडर्ड ने, इससे ज्यादा कोई गाइडेंस नहीं दी हुई। तो हकीकतन वैसे 1 जनवरी से ही होना चाहिए, लेकिन आईकैप ने इसको 9.5 साल पे अमोर्टाइज किया हुआ है, और इसकी रीजन शायद ये बनती है, वो तो आईकैप ने रीजन तो नहीं दी हुई अपने सोल्यूशन में, रीजन शायद इसकी ये बनती है कि वो कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी जरा सामने रख लो थोड़ा सा। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप मैच करो, तो रेवेन्यू अर्न होना शुरू हुआ 1 जुलाई 12 से, जब रेवेन्यू 1 जुलाई 12 से अर्न होना क्या कहते हैं कमाना शुरू हुए 1 जुलाई 12 से, तो फिर मैच करो एक्सपेंसेस को भी उसके साथ। तो अगर इससे रेवेन्यू 9.5 साल कमा रहे हो तो मुनासिब है कि मैच करने के लिए इसको अमोर्टाइज भी 9.5 साल करो। ठीक है, तो इसलिए पेपर के लिए आप हिंट लिख लें कि अगर इंटेंजिबल किसी मशीन वगैरह पे डिपेंडेंट हुआ, कुछ इंटेंजिबल्स नहीं डिपेंडेंट होते ना, अगर इंटेंजिबल किसी मशीन वगैरह पे डिपेंडेंट हुआ तो मशीन इंस्टॉल होने के बाद अमोर्टाइज हुआ करेगा। अगर इंटेंजिबल किसी मशीन वगैरह पे डिपेंडेंट हुआ तो मशीन इंस्टॉल होने के बाद अमोर्टाइज हुआ करेगा। अगर मशीन वगैरह पे डिपेंडेंट हुआ तो मशीन इंस्टॉल होने के बाद अमोर्टाइज हुआ करेगा। अच्छा, किताब में भाई 10 साल पे ही हुआ है, किताब का सोल्यूशन आप रेफर कीजिएगा, उसमें 10 साल पे ही हुआ है। अच्छा जी, अब ऐसा करें, इतना सा जरूर लिख लें, अब मैं जो लिखवाने लगा हूं, ये फाइनाइट लाइफ वाला सिनेरियो है, इंडेफिनिट लाइफ वाला। नोट्स खोलें। सिंस प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ, नहीं एक मिनट, अभी 10 नहीं, तो सिंस प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ, तो स्टिक ना रहा करो इस इंग्लिश से, थोड़ा बदल भी सकता है बंदा। सिंस प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ देयरफॉर अमोर्टाइजेशन विल बी कैलकुलेटेड, देयरफॉर अमोर्टाइजेशन विल बी कैलकुलेटेड। विल बी कैलकुलेटेड। आगे पढ़ें, फुल स्टॉप। रेजिडुअल वैल्यू देखें, देखें नोट्स देखें। रेजिडुअल वैल्यू shall be taken at 0, रेजिडुअल वैल्यू shall be taken at, लिख लें, ये लिखें जो मैं कह रहा हूं अब। रेजिडुअल वैल्यू shall be taken at ₹0, रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी। वजह, इसमें वजह लिखनी है, सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, राइट आर नॉट ट्रांसफरेबल, कैन नॉट बी सबलेट। आपको याद है मैंने कहा था रेजिडुअल वैल्यू 0 के अलावा करनी है तो एक्टिव मार्केट हो या आपने थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट की हो कि मैं इसको खरीदूंगा। भाई थर्ड पार्टी कमिटमेंट कर ही नहीं सकती यहां पे, वाई? बिकॉज हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते किसी को। इस इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट हो भी तो हमें बेचने वाले ने मना किया हुआ है, हम इससे आगे बेच नहीं सकते। जब ये रेजिडुअल वैल्यू की दोनों बातें इसमें नहीं पाई जा रही, ना किसी थर्ड पार्टी से कमिटमेंट है ना इसकी मार्केट है, तो इसलिए इसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 लेंगे। रेजिडुअल वैल्यू शैल बी टेकन एट ₹0 बिकॉज इट कैनॉट बी, बोले इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड और सबलेट। सवाल में लिखा हुआ है कहीं, ना ये ट्रांसफर किया जा सकता है ना ये सबलेट किया जा सकता है। 8 नंबर के, इसलिए डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, नोट पढ़ें, नोट। इफ लीगल एंड यूजफुल लाइफ आर डिफरेंट,
amortization shall be calculated at shorter of legal life. ये बात लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यूजफुल लाइफ दी नहीं हुई, बस अब लीगल लाइफ वाली बात लिखने. इन दिस केस लाइफ will be, in this case life will be 10 years. Life will be 10 years because renewal is at minimal cost. Life will be 10 years because renewal is at minimal cost. हाँ, लाइफ 10 साल है लेकिन अमोर्टाइज मैंने क्या 9.5 पे कर दें. However, it will be amortized over 9.5 years. लिख लें, कुछ नहीं होता. However, it will be amortized over 9.5 years. Because plant was erected on Yakam July 12. Because it will be amortized over 9.5 years because plant was erected on Yakam July 12. Amortization की अमाउंट तो निकाल देना. Amortization is rupees. अजीब सा सवाल है वैसे ये. 9.5 साल इसकी लाइफ लेंगे, 10 साल नहीं लेंगे. 50 डिवाइडेड बाय 9.5. अमोर्टाइजेशन इज रुपीज 50 डिवाइड बाय 9.5 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे साल कितने महीने यूज हुआ? 6 मंथ. सिर्फ 6/12 यानी आपने लाइफ पे ही 6 महीने का कट लगा दिया. 2.63. Okay. Next. Measurement models. Measurement models. जी भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखेंगे? जी भाई कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखेंगे. इसको मार्केट वैल्यू इसकी लगवाते ना रहे. बाजार में माशाल्लाह अच्छी अच्छी कीमत में बिक जाएगा. ये मार्केट वैल्यू लगवाते ना रहे इसकी. क्यों? हाँ, अगर इसकी एक्टिव मार्केट हो भी और बेचने पे रिस्ट्रिक्शन है तो फिर हम कौन होते हैं? इसकी मार्केट वैल्यू का फायदा क्या हमें? एक चीज हमारे पास है, महंगी होती जा रही है बट हमें इजाजत नहीं बेचने की, तो फिर इसकी मार्केट वैल्यू का हमें फायदा क्या है? इसलिए वी विल मस्ट यूज कॉस्ट मॉडल. हम कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे. लिखें जी. मेजरमेंट मॉडल खोल लेना, इससे परेशान हो जाते हैं. लिखें, सफे की तरफ देख लिया करें, ये आपने याद किया हुआ है. सफ़े की तरफ भी क्या देखा करें, अपने माइंड में सोच लिया करें जो याद किया हुआ. आइए सफ़ा नहीं याद करेंगे ये कभी, मुझे पता है आप याद नहीं करें. IAS 38 परमिट्स एन एंटिटी अकाउंटिंग परमिट्स एन एंटिटी टू अडॉप्ट कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स पॉलिसी. बस छोड़े नीचे. रिवैल्यूएशन मॉडल कैन नॉट बी अडॉप्टेड बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. इस एसेट को ट्रांसफर नहीं किया जाता. रिवैल्यूएशन मॉडल कैन नॉट बी अडॉप्टेड बिकॉज इट कैन नॉट बी, लिख लें, रिवैल्यूएशन मॉडल कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या करेंगे? सो इट विल बी केप्ट एट, बोले, कॉस्ट मॉडल. कॉस्ट मॉडल. सो इट विल बी केप्ट एट कॉस्ट मॉडल. दैट इज कॉस्ट माइनस कम्युलेटिव माइनस कम्युलेटिव इंपेयरमेंट लॉस. दैट इज कॉस्ट मॉडल का क्या मतलब होता है बताएं? दैट इज एट कॉस्ट माइनस accumulation and accumulated impairment loss.
जल्दी जल्दी सफ़े पीछे चलाओ। जी किसी को पेज ना मिलाओ। जी भी चलाओ। जी हैंड रिटन पेज ना मिलाओ, हाथ खड़ा कर दें। हैंड रिटन पेज ना मिलाओ। और किसी को ना मिलाओ। ओके ये वापस करते हैं जो बच्चे हैं। जी भाई अब लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा लेक्चर का नंबर लिखा हुआ, लेक्चर 4, 5, 6। ये इकट्ठे इसके नोट्स दिए हैं सारे, लेक्चर 4, 5, 6। और राइट साइड पे अब आपको मिला करेगा ओवरऑल लेक्चर का नंबर। अच्छा जी, तो आज हमारी 43वीं क्लास है, 43वीं दफ़ा आज आपकी ज़ियारत हो रही है। अच्छा जी, क्लास वर्क आज हमने क्या किया है, टेक कर लें। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 5 में एडजस्टमेंट 3 की है हमने, और 1 मिनट छोड़ ना, और सॉल्व किया है पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों को टेक कर लें। तीसरी बात पढ़ें जी, हैंड रिटन नोट्स छोड़ें। तीसरी बात, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये आपने मुझे याद कराना है, पता नहीं मुझे याद रहे ना रहे। इट विल बी डिस्कस्ड इन IAS 37 अलॉन्ग विद डीकमीशनिंग लायबिलिटीज। तो ये डीकमीशनिंग लायबिलिटीज की जब जनरल एंट्रीज होंगी तो फिर डेफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया जाएगा। ये FR1 में पढ़ा हुआ है भूल गया हुआ है आपको। डेफर्ड पेमेंट ये होती है कि आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा और इसके पैसे 3 साल बाद देने हैं, तो फिर 3 साल बाद जो पैसे देने हैं उसमें इंटरेस्ट छुपा होता है, तो उसकी जनरल एंट्रीज होती हैं। इसको डेफर्ड पेमेंट कहते हैं, डिले करके पेमेंट करना। अच्छा, चौथा पॉइंट, IAS 23 ऑल्सो अप्लाइज फॉर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। मीन्स छोड़ें, मीन्स के आगे आप खुद बताएं क्या लिखा होगा। IAS 23 भी लगता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स पे। क्या मतलब है? अगर आपने एक फॉर्मूला डेवलप करना है, डेवलप खरीदना नहीं है। जिन्होंने IAS 23 FR1 में पढ़ा हुआ है मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बाकी भी सुन लें। IAS 23 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो खरीदा हुआ एसेट होता है उसकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, बल्कि जो एसेट बना रहे होते हैं उसके बनाने की अरसे की इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। ओके, अब आप मुझे ये बता दें, मिसाल के तौर पे एक कंपनी कहती है जी मुझे 6 महीने लगे फॉर्मूला बनाने में, 6 महीने लगे फॉर्मूला बनाने में। अब 6 के 6 महीने, पूरे 6 महीने फर्ज करें डेवलपमेंट हुई, ये चलें 1 महीना रिसर्च हुई, 5 महीने डेवलपमेंट हुई। अब 5 महीने जो डेवलपमेंट हुई, इस डेवलपमेंट के लिए जो लोन लिया था, उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया, वो 5 महीने का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर? जिस तरह आप टेंजिबल एसेट्स में करते हैं बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था IAS 12 में। रिवैल्यूएशन मॉडल, इसमें 2-3 बातें थी छोटी छोटी। अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है ना, तो पूरी क्लास के लिए करेंगे, कुछ के लिए कर दें कुछ के लिए ना करें, ये मुनासिब नहीं है। इसकी मिसाल आपको IAS 16 से देता हूं। लैंड आपने रिवैल्यू की कराची वाली, तो भाई अब इस्लामाबाद वाली भी करें, अब लाहौर वाली भी करें। क्यों? एक क्लास है पूरी लैंड। हाँ, लेकिन इसकी इजाजत है सारी लैंड रिवैल्यू करके बिल्डिंग और प्लांट को कॉस्ट मॉडल पे छोड़ दें, इसकी इजाजत है। लेकिन अगर आप अगले साल कहते हैं इस साल मैंने बिल्डिंग्स भी रिवैल्यू करनी है, फिर ये नहीं कि सिर्फ कराची वाली बिल्डिंग की, फिर उस क्लास में सारी बिल्डिंग्स को क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यू। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल यूज करे, दूसरे के लिए रिवैल्यूएशन, इसकी इजाजत है।
लेकिन जब एक क्लास को पकड़े, लैंड किसी एक को पकड़े, तो फिर सारी लैंड्स को क्या कराना पड़ेगा, रीवैल्यू। आई होप बात समझ आ गई होगी। इसी तरह इंटेंजिबल्स है, अगर आपने किसी चीज को पकड़ा है, मिसाल के तौर पे आपने किसी परचेज ब्रांड को पकड़ा है, आप उसे बेच भी सकते हैं, रीवैल्यू करा सकते हैं, तो कराएं, लेकिन फिर सारे ब्रांड्स को रीवैल्यू करें। छोटी सी बातें होती है, इंपॉर्टेंट होती है, फिर सारे सबको करें। और अगर आपने नहीं करना तो फिर किसी को भी ना करें। लेकिन अगर ब्रांड्स को रीवैल्यू कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूलाज को भी रीवैल्यू करें, वो जरूरी नहीं है, उनको चाहे आप कॉस्ट मॉडल पे रख लें। तो एक क्लास के ऊपर एक रूल लगा दें, पढ़ लें, आए हुए हैं तो। इफ एन आइटम इज रीवैल्यूड, अगर एक आइटम रीवैल्यू हुआ है, द एंटायर क्लास ऑफ द एसेट्स टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड बी, क्लास में बी ब्रांड, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, पूरी क्लास को करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, नीचे पढ़े बगैर बताएं। FR1 आपने पढ़ी हुई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, कितने अरसे बाद तकरीबन रिवैल्यू करा लिया जाए एसेट्स को जी। स्टैंडर्ड इसके बारे में कोई साल नहीं देता कि जी 1 साल बाद करा लो, 2 साल बाद करा लो, 3 बाद करा लो। उसमें असूल ये है कि आप इतना फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू कराएं कि आपकी जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है उसमें कोई खास चेंज ना आए। मिसाल के तौर पे लैंड है, लैंड की प्राइसेस स्टेबल हैं, तो वैल्यूअर को पैसे देके इतनी महंगी रिवैल्यू क्यों करानी, बस अंदाजा है कि ठीक है वही चल रही है जो पिछले साल थी, बट ना रिवैल्यू कराएं। हाँ, अगर आपको पता है आपकी लैंड जो है वो बहरिया टाउन के अंदर है, और बहरिया टाउन के अंदर अभी बहरिया टाउन डेवलप हो रहा है, अभी तो वहां आप जाएं तो खाली प्लॉट इतने ज्यादा नजर आते हैं, तो वहां तो हर साल आप देखें प्लॉट्स की कीमत बढ़ रही होती है और वो डबल हो जाती है हर साल। अगर वहां आपकी लैंड है तो हर साल रिवैल्यू करा लें। लेकिन अगर आप कहते हैं जी मेरी लैंड तो जोहर टाउन के अंदर है, तो भाई जोहर टाउन में पिछले 2-4 साल से डबल नहीं हो रही प्राइसेस, डबल नहीं हो रही प्राइसेस, बिकॉज वो तो वेल डेवलप्ड इलाका है, तो वहां पे एकदम इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ती। लेकिन जैसे जैसे बहरिया टाउन में लोग आबाद होते जा रहे हैं, वो कहते हैं जी प्राइसेस लैंड की बढ़ती जा रही है और महंगी होती जा रही है और महंगी होती जा रही है। तो डिपेंड्स कि आपका एसेट कहां मौजूद है। जहां आपका एसेट मौजूद है वहां की नेचर को देख लें आप। अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली so that carrying amount of asset does not differ materially from the fair value. इतना फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में खास फर्क ना आए। ये बातें पढ़ा करें, गौर से जाके देखा करें, 2-3 दफा पढ़ा करें। अगर एमसीक्यूज में आई तो आपने यस और नो टिक करना होगा। ये बात क्या लिखी हुई है, so that carrying amount does not differ materially from fair value। इसके अलावा एमसीक्यू में अगर कोई 2-3 ऑप्शंस हुई हमें उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा और ये वाली ऑप्शन ढूंढ के उसे टिक करना पड़ेगा। प्लीज थ्योरी को वेटेज दें। अब अटेंटिव हो गए हैं। पॉइंट सी, नेट एंड ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज इन रिवैल्यूएशन मॉडल वाज डिस्कस्ड थ्रू हैंड रिटन नोट्स, पेज नंबर 4। चलें जी, ये पेज नंबर 4 खोलें। आज हैंड रिटन सफा बांटा है, रखें सामने। डिटेल्स एज ऑन 31 दिसंबर 2014। एसेट अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है, यही हैंड रिटन सफा। एसेट अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है 200 रुपए, और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस आ रहा है 60 रुपीज। अब हम 2 तरीके से जर्नल एंट्रीज करेंगे। एक तरीका जर्नल एंट्रीज के करने का, asset is revalued to 250, required past journal entries using net replacement method and using gross replacement method। ये net replacement method आप यूज करते रहे हैं, इसलिए ये net replacement method मैं इसकी journal entries नहीं करवा रहा और ना मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, नीचे खुद ही देख लें। देख लिए वो कॉलम याद है, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस। जीडब्ल्यूडीबी कितनी है 200 या 200 माइनस 60, 200 माइनस 60। और मार्केट वैल्यू देखिए ऊपर देखें सफे के टॉप पे क्वेश्चन में, सफे के टॉप पे क्वेश्चन में कितने 250, तो 200 माइनस 60 बुक वैल्यू कितनी आ गई 140। 140 वाली चीज को किस पे लेके जाने 250 पे। अगर 140 वाली चीज को 250 पे लेके जाने तो कितना सरप्लस आ रहा है। नीचे एंट्रीज आपको पता है, अकम्युलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन। मैंने आगे डेप्रिसिएशन की डिटेल वगैरह नहीं दी।
आगे 2 एंट्री डेप्रिसिएशन की भी होती हैं जी। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? नेट क्यों कहते हैं? एसेट को नेट पे ले आते हैं, यानी एसेट को कमोडेप्शन अकाउंट माइनस करके एसेट को नेट पे ले आते हैं, कॉस्ट पे नहीं पड़ा रहने देते। क्लियर? इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। क्या है? नीचे ना देखें फिर माइंड नहीं चलेगा। सफे के टॉप पे जाएं, सवाल कॉस्ट बताएं। 200। अच्छा जी, अकोमोडेशन बताएं। 60 जी। बुक वैल्यू 140। 140 वाले एसेट को किस पे लेके जाना है? सफे के टॉप पे जाएं, 250। आई वॉन्ट टू टेक माई एसेट टू 250। मैं चाहता हूं कि अपने एसेट को इधर रखें, मैं चाहता हूं कि अपने एसेट को 250 पे लेके जाऊं। मैं अपने एसेट को 250 पे लेके जाना चाहता हूं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, एसेट को भी ग्रॉस कर दें, कमोडेशन को भी ग्रॉस कर दें, ग्रॉस रिप्लेसमेंट बढ़ा दें प्रोपोर्शनेट बेस पे, प्रोपोर्शनेट बेस पे। अब 200 वाली कॉस्ट 140 वाले की है, तो बताओ अगर WDV आज 250 होती तो उसकी कॉस्ट क्या होती? इट इज ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। वो जो मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते थे, 200 किसकी कॉस्ट है? जिसकी आज WDV 140 है। अगर किसी की WDV आज 250 होती तो उसकी रिवाइज्ड कॉस्ट क्या होती? बहुत बढ़ जाएगी। 3 कैलकुलेटर पे आएगी ना, ऐसे मेरे मुंह से 357। अगर एक एसेट 140 का आज है तो वो डेप्रिशिएट हो चुके 60 से। अब आप बता दें कि 140 60 140 वाले की डिप्शन है, 60 140 वाले की डिप्शन है। तो बताओ अगर कोई 250 वाला होता तो उसकी कमोडेप्शन कितनी होती? 107। तीसरा फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने लगाया हुआ है, तीसरा फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ये 140 पे पड़ा है, इसे उठा के किस पे ले जाओ? 250 पे। तो इट इज अ फैक्टर। ये बिफोर रिवैल्यूएशन अमाउंट से, ये अमाउंट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन है, और ये फैक्टर है। ये फैक्टर जब आप लगाएंगे तो बिफोर किस पे चला जाएगा? आफ्टर पे चला जाएगा। तो इट इज हाउ वी विल डू। फैक्टर बता दें क्या है? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। फैक्टर क्या है? फैक्टर लिख लें क्या है? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से डिवाइड कर दें, ये फैक्टर है। अब आप बताएं, आपने कुछ खत्म किया है ना? कमोडेशन अकाउंट को खत्म नहीं किया। पहले आपको पता है खत्म कर देते थे, अकोमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। खत्म किया या बढ़ा दिया है? इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना, प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना। एंट्री आप बता दें। पहले आप मुझे बताएंगे एंट्री, देखें एंट्रीज बुक वैल्यू की नहीं बतानी, इसकी एंट्री बताएं और इसकी एंट्री बताएं। 200 से एसेट को 357 पे ले जाओ तो क्या क्या? डेबिट। 200 से एसेट को 357 पे ले जाओ, एसेट डेबिट कितने से? 157। चला गया एसेट। और किसको बढ़ाएं? अकोमोडेशन को। बढ़ाने के लिए साइन, वो साइड क्रेडिट कर दें। किसको? अकोमोडेशन को। 47। बैलेंसिंग सरप्लस आ जाएगा, बैलेंसिंग सरप्लस आ जाएगा। बुक वैल्यू को नहीं ना, इन दोनों को छेड़ दिए तो बस इसको ना छेड़े हम। बैलेंसिंग सरप्लस आ जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस 110। सरप्लस तो वही रहा 110 जो पिछले में आया था। ऊपर वाली वर्किंग में देख लें सरप्लस कितना आ रहा था, 110। इधर इस सरप्लस कितना आ रहा है, 110। तो ये जनरल एंट्री होगी फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन। लिख लें, अब लिखा हुआ है ओनली 1 एंट्री इज पास्ड। अब रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होंगी या एक ही एंट्री होगी? बोले बोले बोले,
पहले कौन सी एंट्री होती थी? पहले एसेट को किस पे लेके जाओ? बुक वैल्यू पे, फिर उसके बाद रीवैल्यू करो। अब कितनी एंट्रीज होंगी? एक एंट्री बस। इस मेथड का नाम ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। वही रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, वो जो 250 आ रही है, 250 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। डेप्रिसिएशन उसी तरह होगी, आगे लिख लें। आगे डेप्रिसिएशन की एंट्रीज उसी तरह है। आगे डेप्रिसिएशन की कोई डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, वो एंट्रीज उसी तरह है। डेप्रिसिएशन की एंट्रीज उसी तरह, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। ओके, इसी पेज पे रहें। पॉइंट नंबर 6, 7 छोड़ें। ये जो लेक्चर 43 वाला पेज है। अच्छा जी, ये सफ़े के एंड पे ना 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये आईकैप की किताब में दी हुई थी, लेकिन हमारी किताब में इनमें से एक दी हुई थी डेवलपमेंट वाली। बहरहाल मैंने तीनों लिख दी हैं दोबारा। रिसर्च की डेफिनेशन हमारी किताब में मिसिंग थी। रिसर्च की डेफिनेशन एक एमसीक्यू में भी उसने टेस्ट की हुई है। एक्टिव है, पहले तो हमने पढ़ा था इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट होनी चाहिए, जहां इंटेंजिबल बिकते हो। एक्टिव मार्केट वो होती है जिसमें कितनी शराइत पाए जाए? 3। An active market is a market in which all the following conditions exist. Number 1, items traded in the market are homogeneous. एक जैसे हो, जैसे मोबाइल्स की मार्केट होती है, एक जैसे मोबाइल वहां बिक रहे होते हैं। Items traded in market are homogeneous. Willing buyers and sellers are available. Willing buyers and sellers, एक होता है मजबूर सेलर। मजबूर सेलर वो होता है कि लंदन की फ्लाइट है और उसके पास एक प्लॉट है और वो हमेशा के लिए जा रहा है पाकिस्तान छोड़ के। वो कहते हैं जल्दी 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 मेरा प्लॉट खरीदो। लोग कहेंगे नहीं खरीदते, कहेगा यार दे दो यार, 10 लाख दे दो, ले लो यार 10 लाख दे दो, जल्दी करो मुझे पैसे चाहिए। तो इट इज नॉट विलिंग बायर, ये एक फोर्स सेल करके। अब वो जो 10 लाख पे कोट होगी प्राइस, उसने कहा 10 लाख, चलो भी 10 लाख पे बिक गया। अब उस मोहल्ले में आम हो गया जी ये प्लॉट 10 लाख का बिका था, तो इस मोहल्ले में कीमत 10 लाख है प्लॉट्स की। इट इज रॉन्ग, ये तो गलत बात है। मोहल्ले में तो 15-16 लाख इस वक्त कीमत है, वो तो मजबूरी में 10 लाख में बेच के गया था। तो बायर का भी विलिंग होना जरूरी है और सेलर का भी विलिंग, खुशी से चीजें खरीद बेच रहे हो। चोर आया, जल्दी से मोबाइल के साथ सामने वाली दुकान पे भेज दे वरना चोरी कर लूंगा। आप जल्दी से औने पौने दामों में बेच देंगे। चल यार दुकानदार, थोड़े पैसे तो मिल जाएंगे, चल अब 100 रुपया मुझे दे दे, चोर कहते हैं। अच्छा जी, प्राइसेस आर अवेलेबल टू द पब्लिक, और प्राइसेस हिडन नहीं होनी चाहिए, आम लोगों को प्राइसेस पता होनी चाहिए। तो इट इज कॉल्ड एज एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट। ऐसा ना हो कि दो लोग आपस में किसी चीज की प्राइस तय कर लें, वो प्राइस एक्सेप्टेबल नहीं है। प्राइस किसको पता होनी चाहिए? पब्लिक को पता होनी चाहिए। तो जिस मार्केट में 3 चीजें पाई जाएं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मार्केट। Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. बस इतनी सी बात ही पड़ी, इसमें कोई खास चीज नहीं जी। किताब पे आए, LO 6 and 7 हमने डिस्कस करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 and 7 किताब पर, पेज 188। LO 6, other areas of IAS 38। Other areas of IAS 38। जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशन होती है इसमें क्या फर्क है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। जो विंडोज है, विंडोज वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है ये प्री इंस्टॉल्ड उसमें आता है, ठीक है, और हार्डवेयर के साथ ही आता है। और जब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो बस आपको अपना नाम डालना पड़ता है और विंडोज आपके नाम लाइसेंस हो जाती हैं। तो ये हार्डवेयर के साथ ही आता है। लेकिन बाद में आप कहें कि जी मैंने इसके ऊपर रियल प्लेयर इंस्टॉल करना है, बाद में आप इस पे कहें कि मैंने इसके ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करना है, बाद में आप कहें मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है,
तो ऐसी सूरत में वो जो है डेट इज नॉट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो आप उसके ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो उसके साथ आई लैपटॉप के, तो लैपटॉप का बिल था, लैपटॉप के बिल में लिखा हुआ था 60,000 रुपया। आपने दुकानदार से पूछा कि भाई ये 60,000 किस चीज के लगाए तुमने? कहते लैपटॉप के लगाए हैं, इसमें ये लैपटॉप भी है, हार्डवेयर भी है इसका, और इसके साथ इसके अंदर विंडोज भी इंस्टॉल हुई हुई है, बस तुमने अपने नाम रजिस्टर करानी है। अब अगर पेपर में वो विंडोज के पैसे अलग करके भी आपको दे दे कि लैपटॉप वैसे तो 55,000 का मिल जाना था, लेकिन विंडोज की वजह से 5,000 और पड़े, तो लैपटॉप टोटल 60,000 का आपको इसलिए मिला, आपने उस 5,000 को इग्नोर कर देना है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ आए और हार्डवेयर को चलाने के लिए वो सॉफ्टवेयर जरूरी हो, उस सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर नहीं कहते। उसको हार्डवेयर के ताबे होने की वजह से, सबऑर्डिनेट होने की वजह से कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर गया और यह हार्डवेयर की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और आइए 16 के मुताबिक पूरा 60,000 डेप्रीशिएट होगा, ना कि अमोर्टाइज होगा। उसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर उस पर खरीद के इंस्टॉल करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी आजकल 2-3 हजार की बाजार से मिल जाती है। अगर आपने 50 रुपए वाली पायरेटेड ना खरीदनी हो तो 2-3 हजार रुपए वाली ओरिजिनल सीडी मिल जाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर आपने आप सीडी खरीदनी है 2-3 हजार की, तो वो जो खर्चा आएगा वो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी नहीं है। हार्डवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर भी चलता है, हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हार्डवेयर नहीं चलता। तो जो सॉफ्टवेयर इंटेग्रल पार्ट है, यानी जरूरी है हार्डवेयर को चलाने के लिए, उसको आप हार्डवेयर की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। इसके बाद जो भी उसके ऊपर आप एड ऑन करेंगे, डेट विल बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल। क्लियर? इफ along with hardware operating system is given, यानी सॉफ्टवेयर, इफ along with hardware operating system, ऊपर लिखे विंडोज, देन लैपटॉप लेके आते हैं साथ, अम्मी खिड़कियां भी मैं लाया हूं, बेटा मुझे तो नजर नहीं आ रही, अम्मी ये देखें भी विंडोज लिखा हुआ आएगा, अम्मी यही विंडोज हैं। इफ along with hardware, अगर हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर इज गिवन, then this operating system will not be recorded as an intangible separately and will be included in the cost of hardware। आइए 16 फिर लगेगा इस पर। But if we purchase software independently, such as राइज वाले फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर खरीद लें, वीडियो लेक्चर्स खरीद लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद लें, देन इट विल बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल सेपरेटली। इसको सेपरेटली इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड बुलेट मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके ऊपर लिख लें। ये जो खरीदी हुई R&D है, पास पेपर का क्वेश्चन 4 का बी। ओके, उसको भी ऐसे बना लें, ठीक है। जी इधर देखें, ऊपर पेपर में सवाल आया, प्रिपेयर नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IAS 38 का नोट बनाएं। ये बनाया था पिछली क्लास में, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 नोट बनाया था, और इसमें ब्रांड, लाइसेंस, और इसमें कॉस्ट और कॉम्प्रिडेंशन बाय बुक वैल्यू, ये सारे फिगर्स हमने कैलकुलेट किए, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल का कॉलम भी बनता है इसमें, सवाल में लिखा नहीं बनाना तो ना बनाए। प्रिपेयर नोट टू दी, पेपर में सवाल आए
prepare note to the financial statements including note on accounting policies। अब जैसे ही ब्रैकेट में आपने पढ़ा इंक्लूडिंग नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो आपने साथ वाले को मारी कोनी, साथ वाले कोनी में वो एक ही आ गया सॉरी, उन्हें क्या ए समझ आ रहे हैं, आपने कहा हाँ ए बना दे बस चुप कर, कहते बस नोट बना दे भाई, ये वाला आता है ना बनाना, जो समझ आ रहा है वो तो बना, बाकी फिर बाद में देखते हैं क्या करना है, बाहर निकल के देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। तो अभी तुम ऐसा करो, सिर्फ क्या बना दो, नोट बना दो, नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज रहने दो, जो नोट बनाना आता है वो बना दो। तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप ये बनाएंगे, ये सारा, उसके बाद प्लस नोट किस पे देना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज में। इसमें आपको 10 से 12 इंग्लिश की लाइंस लिखनी पड़ेंगी, इसमें आपको 10 से 12 इंग्लिश की लाइंस लिखनी पड़ेंगी, जिसमें आप कहेंगे इट इज द पॉलिसी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन that we capitalize the development expenditure if it fulfills the 6 criteria। और फिर स्टैंडर्ड खोल के आप जो लेके गए होंगे उसमें से पैरा 57 खोलना है, जो आपने हाईलाइट कर लिया हुआ है। मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड में साथ साथ हाईलाइट करते रहें, फिर आखिरी दिनों में वरना मसला होता है। फिर आप स्टैंडर्ड खोल के पैरा 57 खोलेंगे और वो 6 क्राइटेरिया छोटे छोटे करके लिख देंगे, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि डेवलपमेंट को तब कैपिटलाइज करते हैं जब डेवलपमेंट कितने क्राइटेरिया पूरे कर दे, 6 क्राइटेरिया पूरे कर दे, और इस तरह की बातें लिखेंगे। अब आपके लेवल पे क्या क्या बातें लिखनी है वो अगले सफे पे आई कैप ने अपनी किताब में डब्बे की फॉर्म में डाल दी हैं, जो पेज 189 पे मैंने लिखी हुई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप 10-12 बातें लिखेंगे इंग्लिश की। ये कहां लिखी हुई है हमारी किताब में, ये हमारी किताब में लिखी हुई है पेज 189 पे। ये 10-12 बातें इंग्लिश वाली आप लिख के आएंगे। बातें पढ़ना शुरू करते हैं। एक बात भी ऐसी नहीं होगी जो आपको पता ना हो, लेकिन ये लिखना आज तक कभी पेपर में आया नहीं। आज तक पेपर में सिर्फ आया होता है प्रिपेयर नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कहते हैं इंक्लूडिंग नोट्स टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो याद रखिएगा अकाउंटिंग पॉलिसीज हमेशा नरेटिव फॉर्म में होती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज हमेशा नरेटिव फॉर्म में होती हैं, ना कि टेब्यूलर फॉर्म में। The intangible assets of the group comprise patents, licenses and computer software। देखिए बात करने का तरीका हमारा, सबसे पहले हम ओवरऑल यूजर्स को बता रहे हैं कि यार हमारे पास ना सिर्फ 3 किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉरी 3 किस्म के इंटेंजिबल्स हैं। नंबर 1 पेटेंट्स, नंबर 2 लाइसेंसेस, नंबर 3 कंप्यूटर। बस सबसे पहले यूजर को ये बता दिया हमने, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा अवेलेबल इन क्वेश्चन, जो पेपर में गिवन होगा। नेक्स्ट, ये मैं नोट करने का टाइम देता हूं, मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको नोट करनी पड़ेगी। The group accounts for all intangible at historical cost, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं करते, यूजर को बता दें, ये इंग्लिश में लिख के यूजर को बता दें। The groups accounts for all intangibles at historical cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुनासिब समझा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बता दे, शायद इसने पेटेंट और लाइसेंस खरीदे हों, इसलिए इसने मुनासिब समझा किसके बारे में बता दे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। डेवलपमेंट कॉस्ट, इसका मतलब है कंप्यूटर खुद बना रहे होंगे ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिजाइन एंड टेस्टिंग, कहते हैं ये डिजाइनिंग और टेस्टिंग की कॉस्ट है। एंड यूनिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं कंट्रोल्ड बाय ग्रुप। ये बातें आपको पेपर में नहीं लिखनी पड़ेंगी क्योंकि इतनी चीजें आपके पास नहीं होती दिमाग में, इनको छोड़ें। व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, ये वो 6 हैं, आगे पैरा 57 लिख लें। आपने इसकी जगह लिख दीजिएगा डेवलपमेंट इज कैपिटलाइज्ड व्हेन फॉलोइंग आर मेट। इन 2 लाइनों की जगह लिख दीजिएगा, लिखें डेवलपमेंट इज कैपिटलाइज्ड व्हेन फॉलोइंग आर मेट। डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करते हैं जब ये 6 चीजें पूरी हो जाएं। अगला सवाल यूजर का, भाई ये डेवलपमेंट पे आपका कौन सा खर्चा आता है, जरा मुझे बताएं डेवलपमेंट पे खर्चा आप क्या करते हैं। यूजर ने सवाल पूछा डेवलपमेंट पे आप क्या खर्चा करते हैं, तो उसे बताएं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स दैट आर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
एम्प्लॉई कॉस्ट, साइंसदानों को तनख्वाह देते हैं हम, एंड एन अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ रेलिवेंट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कुछ कोई भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन किसी और एसेट की, डेप्रिसिएशन ऑफ अनदर एसेट। याद है इंटेंजिबल बनने के लिए एक कंप्यूटर हार्डवेयर यूज हो रहा था, तो डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट आप कैपिटलाइज कर सकते हैं इसमें। रेलिवेंट ओवरहेड्स, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट मीट क्राइटेरिया आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। ये कौन सी वाली बात कर रहे हैं? गुड, बुरी वाली डेवलपमेंट। ये कौन सी वाली डेवलपमेंट की बात करें? बुरी वाली डेवलपमेंट। कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। ये भी बहुत अच्छी पॉलिसी है इस कंपनी की, ये भी लाइन याद कर लीजिएगा, ये भी पेपर में लिखा जाएगा। इसका मतलब था जब सॉफ्टवेयर बन गया बनने के बाद ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट होने के दरमियान सॉफ्टवेयर में कोई थोड़े बहुत मसले आते हैं, हम किसी से सही करा लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज। एसी में क्या है? मेंटेनेंस। खोला इसको, खोल के ये जाली निकाल ली, ये जाली निकाल के इसको साफ करा लिया, गड़बड़ होगी तो मैं जरा होके आता हूं शीशे से। इट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। अच्छा जी, यूजफुल लाइफ पहले बता दें, पेटेंट की क्या है? पेटेंट की लाइफ, हाँ रेंज बताइए या एग्जैक्ट लाइफ बताइए। नेक्स्ट लाइसेंस की, नेक्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, आखिरी लाइन पढ़ के बता दें। ऑल इंटेंजिबल्स आर, इसमें आप मुझे बताएं आपको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या नजर आई हैं? एक मैं बताता हूं, नंबरिंग देना शुरू करें। डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं, इंटेंजिबल्स, द ग्रुप अकाउंट्स फॉर ऑल इंटेंजिबल्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये भी पॉलिसी है हमारी कंपनी की, एक ये पॉलिसी आपको नजर आई। दूसरी पॉलिसी डायरेक्टली ये डेवलपमेंट कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दूसरी लाइन लिखी हुई है, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल। डेवलपमेंट को इंटेंजिबल में रिकॉग्नाइज किया जाता है जब 6 क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो। ये भी एक पॉलिसी है हमारी। तीसरी पॉलिसी ढूंढे, सफे के एंड पे आ रही है, तकरीबन दरमियान में। कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। जो सॉफ्टवेयर्स के कॉस्ट होती हैं, ऊपर के खर्चे आते हैं रिपेयर वगैरह के, उसे कहाँ डालते हैं? एक्सपेंस में। और इन द एंड यूजफुल लाइफ आपने दे देनी है। व्हाट इज दिस? इज इट अ नोट और इज इट अ नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज? अच्छा, आज के बाद जिस टॉपिक में भी नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज का लफ्ज आएगा, व्हाट डज इट मीन? कि क्या आपने कोई टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन देनी है या नैरेटिव फॉर्म में? नोट कर लें, क्या नोट कर लें वो नोट कर लें। अगर पेपर इसी सफे पे अगर पेपर में लिखा हो प्रिपेयर नोट, तो पास पेपर क्वेश्चन 7 की तरह टेबल बना देने। अगर पेपर में ये लिखा हो तो ये भी बनाने, और 10-12 इंग्लिश की लाइंस भी लिखनी है। ताकि आपको फर्क पता चल जाए नोट में और नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज में। ओके, जी
Okay, now come on page number 188, 189 खुला हुआ था, 188 सफे के टॉप पे आए। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स जरा रिवाइज करा दें क्योंकि इसमें एक छोटी सी बात और बतानी है। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स इधर मत देखें, इधर जुबानी बताइएगा। दोनों की बुक वैल्यू गिवन हो, सॉरी फेयर वैल्यू, पुराने नए दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, या अच्छा चलें इस तरह चलते हैं, पुराने नए दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, आपने पुराने की फेयर वैल्यू की तरफ जाना है और उसमें प्लस कर देना है कैश पेड। पहला सिनेरियो ही दोबारा पढ़ता हूं, सिर्फ पुराने की गिवन है, नए की गिवन ही नहीं। देखें पहला सिनेरियो पढ़ें, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ, दोनों की गिवन है तो भी किसकी तरफ जाना है? आगे पढ़ें, सिनेरियो 1 में ही रहे, सिर्फ पुराने की गिवन है तो ऑब्वियसली किसकी फेयर वैल्यू की तरफ जाना है? पुराने की। पॉइंट नंबर 2, पुराने की गिवन नहीं, सिर्फ नए की गिवन है। मैंने क्यों कहा पुराने की गिवन नहीं? ओनली का लफ्ज लिखा हुआ है। फिर किसकी तरफ जाना है? नए की फेयर वैल्यू की तरफ। फिर कैश जमा नहीं करना, फिर कैश जमा नहीं करना। एक छोटी सी बात ना स्टैंडर्ड में और लिखी हुई थी, मैं पहले पढ़ाता नहीं था, आज मैंने सोचा पढ़ा दूं। कल आईकेप की किताब पढ़ा था तो ये सारे पॉइंट्स निकले थे जो आपको नोट्स पे लिख के दिए हैं, जो हमारे मिसिंग थे। तो एक बात और है जो छोटी सी है, वो ये है सिनेरियो 1 की एक एक्सटेंशन है। सिनेरियो 1 के आगे आप एक्सटेंशन लिख सकते हैं, सिनेरियो 1 की, 2 की नहीं, 3 की नहीं, सफे के टॉप पे सिनेरियो 1, इसकी एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है? पहले ज़बानी सुने, दोनों की गिवन है, पुराने की भी नए की भी। किसकी उठानी है? पुराने की। लेकिन एक लाइन सवाल में लिखी हुई है, मिसाल दे रहा हूं, ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं, लाइन सवाल में लिखी हुई है कि नए की फेयर वैल्यू के एविडेंस बहुत स्ट्रांग है और पुराने की जो फेयर वैल्यू है ना उसके एविडेंस इतने स्ट्रांग नहीं है। इसको मुश्किल से इंग्लिश में, द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज मोर क्लियरली एविडेंट। जब सबूत ढूंढने पे गए तो नए की फेयर वैल्यू के सबूत ज्यादा मिले पुराने की फेयर वैल्यू के। मेरे ख्याल से सिनेरियो 1 होगा, लेकिन रूल 2 लगा दीजिएगा, सिनेरियो 2 लगा दीजिएगा। फिर नए को किस पे रख दीजिएगा? नए की फेयर वैल्यू पे। लेकिन अगर सवाल में सिंपल लिखा हुआ है और कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं मारी जो मैंने मारी है अभी, सवाल में सिंपल लिखा हुआ है पुराने की फेयर वैल्यू ये है, नए की फेयर वैल्यू ये है, आपने किसकी तरफ जाना है? पुराने की फेयर वैल्यू जमा कैश, बस ये सिंपल रूल है। बट अगर सवाल में क्या लिख दे कि पुराने की भी गिवन है, नए की भी गिवन है, बट एविडेंस ये है कि नए की फेयर वैल्यू ज्यादा बेहतर है, फिर किसकी तरफ जाएंगे? फिर नए की तरफ जाएंगे। एक मिनट, ये बात कैसे लिखनी है ये बात देखें जरा। आज वाले नोट्स खोले, आज वाले नोट्स में पॉइंट नंबर 7, आज वाले नोट्स में पॉइंट नंबर 7 लेक्चर 6 में, कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज 188 ऑफ बुक, in scenario 1 if following statement is given in question, क्या? fair value of acquired asset is more clearly evidence, ज्यादा सबूत यह है कि फेयर वैल्यू नए वाले की सही है। फिर क्या करें जी? then its fair value will be considered as cost। its fair value का मतलब है its का मतलब है न्यू, then its का मतलब है न्यू। पेज 206 होमवर्क डिस्कस कर लें, पिछली क्लास वाला, फिर 1-2 मिनट में आपको फ्री कर देता हूँ। पिछली क्लास वाला होमवर्क डिस्कस कर लें। आपने किया नहीं होगा लेकिन नो प्रॉब्लम, समझ आ जाएगा। 3 का 1 पेज 206, 3 का 1, EPL has developed, खुद बनाए हैं या बने बनाए खरीदे हैं? खुद बनाए हैं, बने बनाए खरीदे हैं? खुद बनाए हैं।
एंड पेटेंटेड, और अपने नाम भी लगवा लिया फिर। EPL has developed and patented 2 vaccines। बस खत्म, आगे ना बढ़े भाई। दोनों वैक्सीन्स इंटेंजिबल हैं क्योंकि ना कस्टमर लिस्ट है, ना ब्रांड है, ना मेथड है, ना पब्लिशिंग टाइटल है। वैक्सीन दोनों इंटेंजिबल है। आगे कोई खास बात नहीं लिखी हुई, वो आप खुद ही पढ़ेंगे। अगले सफे पे आ जाएं। पॉइंट नंबर 2, इंट्रो की क्लास वाली जनरल एंट्रीज कर दें। इंट्रो की ना एक्सपेंस में तो जाना है, लेकिन इंट्रो की क्लास में प्री पेमेंट का टॉपिक भी पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मसला है इसमें। इंट्रो की क्लास वाली जनरल एंट्रीज करें। ₹6 million was paid for TV advertisement campaign that will cover period of 6 months। 6 was paid अंडरलाइन कर लें, हमारे साल पे कर दिए पैसे। The director believed that campaign would achieve a sales growth of 8% for next 2 years। खुदा के लिए इस लाइन को काट दें। एडवर्टाइजमेंट 2 साल, 6 साल, 10 साल, जितने मर्जी साल का फायदा दे, एडवर्टाइजमेंट को आपने कभी भी इंटेंजिबल नहीं बनाना। ये बात कंफ्यूज करने के लिए दी है कि ये 2 साल तक 8% सेल की ग्रोथ देगी। नेचर क्या है एडवर्टाइजमेंट? हाँ, टीवी वालों से ये बात हुई है कि तुमने मई जून में हमारे साल चलानी है और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगले साल चलानी है। अब बता दें जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इंट्रो की क्लास वाला जी। पेमेंट किस दिन की? 1 मई 2013 को। प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट। 30 जून 13 को खड़े होके बताएं किस किस महीने में टीवी पे ये एड चला होगा। मई जून में क्या करें? बोले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और प्रीपेड क्रेडिट 6 डिवाइडेड बाय 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने। फिलहाल हमें कितने महीने फायदा दिया? 2 महीने। बात मैंने माना एडवर्टाइजमेंट को एक्सपेंस में लेके जाना है, इंटेंजिबल नहीं बनाना। प्री पेमेंट कर दें। प्री पेमेंट तो इंट्रो की क्लास में पड़ी थी, प्री पेमेंट में डाल दें। अब बता दें बैलेंस शीट में स्टिल कितना प्रीपेड नजर आएगा? 4। और वो 4 कब एक्सपेंस में जाएगा? अगले साल। मैं अगले साल की एंट्रीज नहीं कर रहा क्योंकि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ 30 जून 13 है। सॉल्यूशन में आपने देखना है इस बात को कैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, नोट करें। सॉल्यूशन में आपने देखना है इस बात को कैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। कल टाइम पे आइएगा, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में, तो मैंने वेबसाइट कॉस्ट जो है वो 7:15 पे शुरू करवानी पड़ेंगी। वेबसाइट कॉस्ट 7:15-20 पे शुरू हो जाएंगी और उसके बाद फाइनल अकाउंट कल आखिरी आधे घंटे में इंशाल्लाह उम्मीद है शुरू होगा।